नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की, जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आज छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस बार भी फैसला चौंकाने वाला रहा। नए चेहरों को मौका देकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिग्गजों को भी हैरानी में डाल दिया। अब दिग्गजों को किनारे करने पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर तंज कस रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में तीन नए मंत्री को लेकर कश्मकश जारी थी। आज शपथ के बाद तमाम चर्चाओं पर विराम तो लग गया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित समारोह में 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और शपथ के साथ शुरू हो गई सियासत इसलिए क्योंकि साय कैबिनेट के विस्तार में कई वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार कर दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, तीनों पहली बार के विधायक हैं। इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। हालांकि अभी तक बीजेपी के अंदर खाने से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वरिष्ठ विधायकों को खारिज करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए। लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, राजेश मूणत, रेणुका सिंह जैसी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने 14 मंत्री बनाए जाने पर सवाल भी उठाया और पूरे मंत्रिमंडल को असंवैधानिक बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी में सभी को मौका मिलता है, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। बहरहाल अब साय मंत्रिमंडल का विस्तार है, उनको विभागों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन हाल फिलहाल साय मंत्रिमंडल को लेकर विपक्ष की बेकरारी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जो बयान आए हैं वो सुन लिए। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल। तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार से जिस प्रकार से सदस्य अनुपस्थित है, जो हम लोग बीच में जो विधानसभा में लारी में जो चर्चा होती है, उससे स्पष्ट है कि नाराजगी तो बहुत, लेकिन नाराजगी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, वोट की चोरी करके सरकार बनाए हैं, इनकी परवाह कैसे करेंगे। तो घटनाक्रम है उससे स्पष्ट है कि इन सारे सीनियर लीडरों को एक लाइन से दरकिनार कर दिया गया है। उससे स्पष्ट है कि इनका भविष्य राजनीति में नहीं है। मार्गदर्शक विमोहन अग्रवाल को यहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल के लोकसभा भेज के उसको एक प्रकार से राजनीतिक बनवास दे दिया, नवा ले रहे हैं यार। तो इनको भी स्पष्ट संदेश है कि अगला अब इनकी राजनीति में यहीं पे कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है ना, उसका जस्ट उल्टा होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने के लायक ना अजय चंद्राकर जी को नहीं समझा उन्होंने, और ना अमर अग्रवाल जी को नहीं समझा, ना धर्मलाल कौशिक जी को नहीं समझा, और ना राजेश मूणत जी को नहीं समझा। अब उससे उपयुक्त अगर कांग्रेस से कोई भारतीय जनता पार्टी में गया है, तो ये मान चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी नेता हैं वो तो उपयुक्त है ही नहीं, अनुपयुक्त हो गए। वो तो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। आज हमारे 3 नए तो लंबे वक्त से अटकलें चल रही थीं। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब। लेकिन अब वो समय आ गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली और उन्हें विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इसके साथ साथ बाकी के विभागों में भी कुछ फेरबदल किया गया। लेकिन अब इसको लेकर विपक्ष और सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है, पुरानों को दरकिनार कर दिया गया, नए लोगों का सपना साकार कर दिया गया। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। पूर्व विधायक हैं बीजेपी से प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ रुपेश दुबे जी। रुपेश जी, आपका बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा।
के शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर भी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश जी आपसे ही। आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे कि कब आखिर होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कान पक गए हैं। भूपेश बघेल तो और भी कई सारे बड़े सवाल उठाते रहे कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, जनता को परेशानी हो रही है, मुख्यमंत्री फालतू तमाम विभागों का बर्डन लिए हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब प्रधानमंत्री ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था ना कि ये वो पार्टी है जिसे हर किसी को मौका मिलेगा, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। नयों को मौका दिया जा रहा है, पुरानों का मार्गदर्शन लिया जाएगा, यही तो बीजेपी की पॉलिसी है। दिक्कत क्या है? के शर्मा जी, नमस्कार। ऋषभ जी, सबसे पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल के चयन में, उसका पूरी तरह से भाजपा ने कुठाराघात किया, मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पे का हनन किया। देखिए, छत्तीसगढ़ की हम सबकी परिकल्पना है और जो नए मंत्री बने हैं उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास के लिए अपने योग्यता दक्षता के अनुसार कार्य करें। लेकिन जिस प्रकार से कल की स्थिति देखेंगे, आज शपथ ग्रहण होना था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी ये बताने में असक्षम थे कि शपथ ग्रहण कब होगा, कल होगा नहीं होगा। सुशांत शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सचेतक होने के साथ साथ उन्होंने सूचना जारी कर दी थी। उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति वैसी थी और उसके बाद जिस प्रकार से संशय बना करके रखे थे और वर्तमान परिस्थिति में देखिए, हर बात पे राजनीति नहीं, लेकिन जो भाजपा की पॉलिसी है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा चल रही है, मात्र अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए नए नवेलों को मौका देना और वरिष्ठों को दरकिनार करना, छत्तीसगढ़ का विकास तब वो समुचित रूप से तीव्र गति से होता जब एक योग्य दक्ष भाजपा में और भी नेता हैं। रुपेश जी, भारत देश जो है वो युवाओं का देश है, युवाओं को आगे आना है। तमाम राजनेता भरे मंच से यही कहते हैं कि युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी है। अब जब नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है तब भी आपको समस्या है, पुरानों को दी जाती तब भी आप बोलते कि नयों को दरकिनार किया जा रहा है। अब नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए काम करने का, पुरानों का मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है। ऋषभ जी, जिस प्रकार से भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, एक तरफ आप देखेंगे शीर्ष जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी केंद्र में मंत्री बना करके रखे हैं। युवाओं को मौका देने की बात नहीं। देखिए, ये युवाओं को मौका कहां देते हैं, जहां अपने, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपके प्रमुख चैनल में, जहां अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना है, जहां इनको लाभ पहुंचाना है, वहां ऐसे नेतृत्व को देते हैं जहां नए नवेले हो। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा में जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह का फोटो देख लेंगे, वहां जो वरिष्ठ नेता उपस्थित थे उनके चेहरों के हाव भाव और जो अनुपस्थित थे उनकी मनोदशा को भाजपा में जिस प्रकार से आंतरिक कला है उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, चलो देर आए, कम से कम मंत्रिमंडल का गठन तो करने की स्थिति में हुई और यह साबित भी हो गया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है और रिमोट कंट्रोल से ही संचालित होती है। ठीक है, प्रमोद जी का रुख कर लेता हूं। प्रमोद जी, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है? ये जो 3 विधायकों के नाम आए, क्या ये गुजरात से आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे कांग्रेस के सदस्य को कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अभी तक हल्ला मचा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, आज माननीय हमारे सीएम साहब विष्णुदेव साय जी आज बहुत अच्छे तरीके से बहुत योग्य लोगों को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। अब रही कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब रही अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि योग्य लोगों को अवसर नहीं मिला, तो माननीय महोदय जी आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले पिछले कार्यकाल को आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकार को और हमारे यहाँ के मंत्री जी से तुलना कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि माननीय विष्णुदेव जी की जो सरकार है बहुत योग्य लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को मौका मिला है और बहुत अच्छे से सरकार में का जो योजना है उसको बहुत अच्छे से क्रियान्वयन होगा। प्रमोद जी, पूर्व विधायक रहे हैं आप, जनता के बीच में रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी बखूबी समझते हैं। एक बात तो आप बखूबी समझते हैं
कि एक बार के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, इसके पीछे कोई बड़ा तर्क होगा, वरना इतने सारे नाम हैं, लता उसेड़ी, विक्रम उसेड़ी, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी हैं, राजेश मूणत हैं, रेणुका सिंह, बड़े बड़े नाम हैं, इन्हें जवाबदारी नहीं दी गई। एक तो लंबा वक्त, ऊपर से पहली बार के विधायकों को कंधे पे जिम्मेदारी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं, यहाँ ना हर किसी को अवसर मिलता है। एक चाय वाला भी बहुत अच्छी बात है प्रमोद जी, एक छोटा सा बहुत अच्छी बात है, ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव भी तो मायने रखता है। एक बार के विधायकों को आप सीधा मंत्री पद दे रहे हैं। नहीं तो हमारे तालमेल, हमारे सीनियर जो पुराने मंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन रहेगा हमारे नए मंत्री को, और दोनों तालमेल बना के काम करेंगे। और हमारे पार्टी में कोई असंतुष्ट नहीं है। पुराने मंत्री जो भी हैं, सब मार्गदर्शन करेंगे नए मंत्री के साथ में, और मिलकर अच्छे से काम करेंगे। पूरा अब इसी को लेकर तो कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है, भले ही मंत्री बना दिया, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, सलाह मशवरे से काम होगा। रिमोट कंट्रोल तो कांग्रेस पार्टी में है, जो दिल्ली से गांधी परिवार से चलता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी के सदस्य मिला के एक साथ मिलजुल के अच्छे से योजनाओं को क्रियान्वित करके छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ देंगे। 13 का प्रावधान था, लेकिन प्रमोद जी 14 मंत्रियों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? भूपेश बघेल तो बोल रहे हैं ये असंवैधानिक है। बिल्कुल असंवैधानिक है। आप परसेंट के हिसाब से आप गुणा कर लीजिए, 15% के हिसाब से, तो उसमें तो ये तो पहली बार हुआ है, और हुआ है हमारे, ये तो पहली बार हुआ है प्रमोद जी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देती है। पिछला बार कांग्रेस सरकार को अगर मौका मिले तो भूपेश बघेल जी अकेला चलाने के मूड में थे, उसका बस चले तो मंत्री ना बनाते। लेकिन नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देती है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। के शर्मा साहब, पूरी बात आपने रुपेश जी की भी सुनी, प्रमोद जी की भी सुनी। लंबा वक्त गुजरा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एक बार के विधायकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, क्या उन विधायकों को इतना अनुभव है कि वो मंत्री पद बखूबी संभाल सकें? निश्चित रूप से अनुभव का अपना महत्व रहता है, लेकिन अभी भाजपा देखिए सेकंड कैडर तैयार करने के ओर अग्रसर है। चाहे आप संगठन में देखिए, चाहे अभी देखिए, जो सत्ता में जो मंत्रियों को लिए गए हैं, निश्चित रूप से 2 तो कांग्रेस से आए हुए हैं और तीसरा जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अब ये कहने का तात्पर्य एक नए लोगों को अवसर देने की उत्साह की बात आती है। दूसरी चीज, जो सुशासन और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर जो भाजपा के मोटो मुख्य जो कहना चाहिए, उस दृष्टि से भी आप देखिए तो ये जो नए जो विधायकों को बनाया गया है, ये उस पर खरे उतरते नजर आते। कांग्रेस की ओर से इन पर व्यक्तिगत कोई लाछन, कोई आरोप नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बड़े मुद्दावर नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को हराया है। चीज ये है, इनके पीछे जो वरिष्ठ विधायकों को नहीं लिया गया है, कहना है तो जब कोई पार्टी लंबे समय तक सरकार में रहना चाहती है, रहती है, तो नए लोगों को अवसर मिलेगा, तब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की बात आती है और कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमको भी अवसर मिलेगा, हमको टिकट मिलेगी, हम भी मंत्री बन सकते हैं। ये नए लोगों को अवसर देने की बात है। जिस तरह से आप देखे होंगे, पूरा सभी सांसदों की टिकट एक बार काट दी गई छत्तीसगढ़ में, और लेकिन आने वाले समय में आप देख। अच्छा शर्मा साहब, एक बात आपसे और समझूंगा मैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी बखूबी आप समझते हैं। इन तीनों में से एक विधायक ऐसे भी हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में रहे, निकाय चुनाव तक का टिकट नहीं मिला, अभी विधायक से सीधे मंत्री। तो कहीं ना कहीं क्या इस बात का भी दर्द कांग्रेस को है कि भाई यहां तो पूछा नहीं गया, वहां पर गए तो वहां देखो सब बम बम हो गया? एक नहीं 2 जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। चाहे आप गुरु की बात करें, खुशवंत साहिब की, दूसरे जो है राजेश अग्रवाल, ये दोनों कांग्रेस से आए हुए हैं। लेकिन इनको आने के पीछे यही तो कांग्रेस को देखना है ना कि इनके जनता में जनाधार तो होगा इन नेताओं का। ठीक है, पार्टी बदलने के बाद भाजपा की विचारधारा, मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, उनकी लोकप्रियता, ये सब तो रहता ही है, लेकिन इनका भी जनाधार रहा होगा, जिसके चलते हुए कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं को, जो शायद इनकी टिकट देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, टीएस सिंहदेव की बात कर ले, शिव डहरिया की बात कर ले, अरुण वोरा की बात कर ले, इनको पराजित तो कांग्रेस के लोगों ने ही किया, ला के भाजपा ने करा दिया ना। को विचार करना है, कांग्रेस को विचार करना है कि आपने ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपने क्यों संभाल के नहीं रखा। मन टटोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर कहां चूक जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। हमारे स्टेट एडिटर भी हैं संजय जी। संजय जी, पूरी बातें आप तमाम मेहमानों की सुन रहे थे, लेकिन इस पर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। देरी से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ,
लेकिन पहली बार के विधायकों को सीधा मंत्री पद दे दिया गया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि यहां से मंत्री तो बना दिए गए, रिमोट कहीं और है। अपने दोस्त पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा गेम प्लान किया गया था केंद्रीय नेतृत्व से। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम है कहना, वो कुछ कहेंगे, उनको अपनी राजनीति करनी है, वो राजनीतिक विषय है। लेकिन उससे परे हमको समझने की जरूरत है कि ये 3 मंत्री क्यों बनाए गए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। मैं इसको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के लिए अभी से अपने बिसात बिछाने शुरू कर दी है। पहला मैं शुरू करता हूं ऊपर से, सरगुजा से। सरगुजा में आपको याद होगा जय और वीरू की जोड़ी ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके कहा कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे सरगुजा संभाग को ये कहा गया कि यदि आप सरगुजा के सभी विधायक को जिता करके भेजते हैं तो सरगुजा महाराज मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व करेंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से संदेश पूरे सरगुजा को दिया गया। लेकिन जब बाबा कैबिनेट में बने तो पहले तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2.5 साल के बाद उनको जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया, और पूरा नहीं किया गया उसके बाद वो मंत्री थे, लेकिन मंत्री के रूप में उनकी क्या हैसियत थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते थे कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद वो जब अंबिकापुर जाते थे तो एक कलेक्टर उनके पीछे नहीं आता था। प्रोटोकॉल के सारे अधिकारियों को कह दिया गया था कि आप उनके पीछे नहीं जाओगे। तो ये हालत थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव को ध्यान में रख करके अभी से पूरे सरगुजा को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो तमाम वादे करके कोई पूरा नहीं की, बल्कि आपके जनप्रतिनिधि जिसको सामने रख करके आपने चुनाव जिताया पूरे सरगुजा में, उसको अपमानित किया। और हम वो है भारतीय जनता पार्टी जो हमने आपसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन हमने आपको प्रतिनिधित्व दिया वहां पर। तो ये इनाम समझा जाए क्या संजय जी? ये मंत्री पद जो है ये इनाम समझा जाए? बिल्कुल, और इनाम कांग्रेस के लोगों के लिए भी है। कांग्रेस मुक्त जो भारत का और कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का जो संदेश है, भैया कांग्रेस से आओ, जो योग्य लोग हैं चुनाव जीतो, हम आपको कोई दुराप नहीं करेंगे। आप आइए, आप में योग्यता होगी, आप चुनाव जीत करके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं होगा, आपकी योग्यता के अनुसार आपको जगह दी जाएगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण संदेश है, दूसरा ये गुरु खुशवंत साहब कांग्रेस से आए हैं, लेकिन हमेशा से जो कैबिनेट है, कैबिनेट में एससी वर्ग से 2 मिनिस्टर रहते हैं। अब 2 मिनिस्टर में अभी 1 मिनिस्टर थे, 1 मंत्री थे, दूसरा ला करके उस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी अगर एससी विधायकों की संख्या अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी मिलती रही है उसमें कम है। तो अगले चुनाव में वो जो गैप है उसको पाटने के लिए अभी से उस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी संदेश दे रही है कि भैया आपने हमारा सीट कम किया, बावजूद इसकी हमने आपकी उपेक्षा नहीं की। हम 2 मंत्री देते थे तो फिर से हमने आपको 2 मंत्री दिया। बालक दास जो है, गुरु बालक दास, उनके पुत्र हैं ये, उनका अपनी पूरी जो समाज है उसमें एक बड़ा वोट बैंक है, उनका अपना प्रभाव है, क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। पार्टी ने अभी से संतुष्ट करने की कोशिश की है। और 1 मिनट और लूंगा कि ये जो है गजेंद्र यादव, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की जो डेमोग्राफी है उसमें ओबीसी वोट बैंक में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है यादव का। भारतीय जनता पार्टी ने उसको साधने की कोशिश की है यादव को सामने ला करके। ओबीसी में पहले नंबर पे साहू वोट बैंक है, दूसरे नंबर पर यादव है, और यादव के साथ साथ उसने आरएसएस को साधने की कोशिश की है। क्योंकि गजेंद्र यादव के जो पिताजी है बिरसा राम यादव, वो भारतीय आरएसएस के बहुत पुराने और छत्तीसगढ़ के प्रांत सरसंघचालक रहे हैं। तो आरएसएस को भी संतुष्ट किया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी से अगले चुनाव की बिसात बिछाने की कोशिश, हालांकि एक कमी रह गई है, एक संदेश भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी। जो चूंकि कांग्रेस से 2 लोग आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर में एक नाराजगी है कि भाई आपको लेना था तो हमारे कैडर से लेना था, हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जो ऊपर बढ़ के आए हैं उनको लेते। अगर आप पहली पीढ़ी को किनारे कर रहे हैं, नई पीढ़ी को ला रहे हैं, तो उसमें से कांग्रेस से आए हुए 2 लोगों को नहीं लेते। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे सोच करके चलती है और उनकी और संजय जी देखिए, सभी को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमित पद हैं और सबको संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, तमाम लोगों को करना होगा। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। रुपेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। रुपेश जी, जैसा कि संजय जी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, कैसे राजनीति में क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, दूरदर्शिता क्या होती है, ये बखूबी बीजेपी अब अपनी रणनीति में दिखाने की कोशिश कर रही है और दिख भी रहा है। वो आपके लोग जब आपकी पार्टी में रहते हैं तब तो सम्मान नहीं होता, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी काबिलियत पे जा रहे हैं, अपनी काबिलियत पे चुनाव भी जीत रहे हैं और बीजेपी ने स्पष्ट भी कर दिया, काबिलियत है, चुनाव जीतो, पद लो। आपकी पार्टी में रहते तो पद भी नहीं मिल रहा था, सम्मान भी नहीं मिल रहा था। इसी बात का दर्द है आपको? ऋषभ जी, गुरु खुशवंत जी थे, कांग्रेस सरकार जब भाजपा की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो उन्हें निगम मंडल आयोग में ससम्मान पद दिया गया था। और उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा विकास की बात करती है और मंत्रिमंडल के गठन में भी विकास के बड़े बड़े वादे कर रही है, अब विकास तीव्र गति से होगा, तो मुझे बताइए, बस्तर क्षेत्र में मात्र एक मंत्री हैं, केदार कश्यप जी, और बस्तर की विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से बस्तर की जनता ने विधानसभा की सीटें भाजपा को दी और जिस प्रकार से नक्सलवाद से उनको मुक्त करने की बात की जा रही है, बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है, वहां विकास की गंगा बह गई है, ऐसी बातें भाजपा कह रही है, तो क्या उस क्षेत्र के एक भी आदिवासी वर्ग को और प्रतिनिधित्व देने में भाजपा को पीड़ा हो रही थी? ये मात्र पूरी तरह से भाजपा जिस प्रकार से कथनी और करनी है वो ये भी परिलक्षित हो गया। बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग की बातें करते हैं और बस्तर संभाग को इस प्रकार से छोड़ा जाना छत्तीसगढ़ में भाजपा का, मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, लेकिन विकास की परिकल्पना से दूर। जनता को यह भी समझ में आता है कि उन्हें मंत्री नहीं, उन्हें विकास चाहिए। अब वो विकास कैसे भी हो, लाल आतंक किस तरीके से सिमटा है हमने आपने भी देखा। आपकी पार्टी के बड़े नेता मंच से बोल चुके हैं कि ये जो आतंकवादी को लेकर, माफ कीजिएगा, नक्सलियों को लेकर ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे संतुष्ट है सरकार के साथ। संजय जी कुछ कह रहे हैं। संजय जी देखिए, रुपेश भाई जो कह रहे हैं ना, रुपेश भाई की बात को थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल देखिए, ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्रीय संतुलन में बस्तर कहीं ना कहीं पीछे होती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई उसमें उनका ये कहना है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अध्यक्ष होता है उसको मुख्यमंत्री के समकक्ष मानते हैं और चूंकि बस्तर से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो इसलिए उस क्षेत्रीय असंतुलन को हम इस रूप में बराबर मानते हैं बैलेंस कर सकते हैं। वहां से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को हम जरा भी नहीं मानते। ठीक है, सरकार आपके उस रूप में कहेंगे कि, और हम भी, हमारा भी सवाल है, हम भी उनसे पूछते हैं, और मैंने पहला कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन बिल्कुल दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें वो मानते हैं कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां से है, एक सीनियर मिनिस्टर वहां से है, तो उसको वो असंतुलन के तौर पे नहीं देते हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है, जल्दी से प्रमोद जी बात रख दीजिए अपनी। बस्तर को क्यों भूल जा रहे हैं? क्या बैलेंस कर लिया आपने किरण सिंह देव के जरिए? अब देखिए, बस्तर में कांग्रेस के शासन में नक्सलवाद कितना हावी था, कितने सारे घटना हो रहे थे। आज बस्तर पूरा नक्सल मुक्त होने वाला है। इससे बड़ी उपलब्धि बस्तर के लिए क्या होगी? और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी वहां से आते हैं, एक मंत्री है, और बस्तर वालों को सबसे बड़ा सौगात मिला है, नक्सलवाद को पूरी तरह से मुक्त किया गया है। तो बस्तर की जनता तो बहुत ही खुश है। ये सब मिथ्या बातें हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए बस्तर वाले को एक मंत्री मिला या 4 मंत्री मिला, अब बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं रहा। बस्तर में सबसे बड़ी सौगात मिली है उस क्षेत्र में। अब 3 विधायकों को मंत्री पद दे दिया गया है। विपक्ष में भले इसको लेकर संतुष्टि नहीं दिखाई देती है, नाराजगी दिखाई देती है, लेकिन 3 मंत्री बना दिए गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जो अटकलें थी उस पर विराम लग चुका है। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुपेश जी, के शर्मा जी और संजय जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बात कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसको लेकर लंबे वक्त से अटकलें चल रही थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली और विभागों का बंटवारा भी हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नए लोगों को मौका दे रहे हैं, पुरानों को दरकिनार कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि पुरानों का मार्गदर्शन मिलेगा और नए लोगों को मौका मिलेगा।
आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।